तो जमीन विवाद में कड़े एक्शन के निर्देश। सीएम योगी ने जमीन विवाद से जुड़े केस को लेकर अब कड़ा रुख अपनाया है। देवरिया कांड के बाद भूमि विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी बेहद गंभीर है और सीएम योगी के साफ निर्देश है कि भूमि विवाद को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। भू माफिया, खनन माफिया पर सख्त कार्रवाइयां हों। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि गरीबों और व्यवसायियों की जमीन पर कोई अवैध कब्जा न हो। जमीनी विवाद में घटना होने पर जिम्मेदारी तय होगी। जिले और तहसील के अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। जमीन विवाद की टेंशन, अब होगा सीधा एक्शन। अफसर रखेंगे हिसाब, हर घटना का देंगे जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को कहा है, जमीन विवाद का कोई भी मामला रहेगा, उसमें किसी गरीब के साथ, किसी उद्यमी के साथ, किसी की जमीन का कब्जा अगर होता है या कोई जमीन का विवाद होता है, उसको तुरंत गति से निपटाएं, नहीं तो तहसील से लेकर जिले के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। जमीन का क्लेश 48 घंटे में सुलझाना होगा केस। देवरिया में बढ़ती लापरवाही, अफसरों पर गाज गिराई। अब फिर से देवरिया में जमीन विवाद में पूरा परिवार समाप्त हो गया है। एक अन्य व्यक्ति मारा गया है। बहुत से लोग उसमें नामजद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो सिविल के मुकदमे हैं, जमीनों के मुकदमे हैं, उनका जल्द निपटारे के प्रयास करना चाहिए। केवल निर्देश देने से इन समस्याओं का समाधान होने वाला है। योगी राज में एक्शन हाई, भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई। और अब वक्त हो गया महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो 3 राउंड्स के अंदर हम अपने सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। और सवाल नंबर 1, योगी का कड़ा एक्शन, लापरवाह अफसरों को टेंशन। इस मामले को न सिर्फ मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है, बल्कि संवेदनशीलता दिखाते हुए भी उन्होंने कहा है कि लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी इन मामलों में। योगी का फरमान, तय होगी अफसरों की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी और किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद ना करें अगर मामलों में हीला हवाली या लापरवाही पकड़ी जाती है। और सवाल नंबर 3, जिम्मेदार कौन, पुलिस या लेखपाल या फिर तहसीलदार। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर MU दुआ है, पूर्व IAS। और थोड़ी देर में अरविंद जैन जी जुड़ेंगे, पूर्व DGP। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आपसे। देवरिया की घटना के बाद आज जिस तरह पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग कर्मियों पर एक्शन हुआ है और आगे के लिए निर्देश ये है कि भू माफियाओं से जुड़ी हुई, खनन माफियाओं से जुड़ी हुई जमीन, मालिकाना हक, ऐसे किसी भी मामलों में अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। लापरवाह पाई गए तो फिर रियायत की उम्मीद ना करें, सख्त एक्शन होगा। आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर एक कड़ा संदेश गया है? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों के लिए जो इंप्रेशन है जनता पर वो ऐसा रहता है कि ये मामले तो कोर्ट में फंस कर रह जाते हैं, चाहे जितना मर्जी खून खराबा हो जाए। देखिए आस्था जी, देवरिया में जो घटना घटित हुई, इसकी जितने भी उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मेरी संवेदना दोनों परिवार के साथ है। वो चाहे दोनों परिवार से लोग मरे, जो दोनों परिवारों ने अपनी जान खोई है और अपने पीछे बच्चों और बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया। उनको किस हाल में छोड़ा, एक ही से छिपा नहीं। देखिए IGRS की रिपोर्ट, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज IGRS की रिपोर्ट क्या कहती है उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री जी का जो दरबार लगता है, जो जनता दरबार लगता है, उसमें मैं समझता हूं रोज कम से कम हजारों की तादाद में रेवेन्यू और थानों के केसेस आते हैं। और ये मामला जो देवरिया वाला मामला हुआ है, ये मामला आज का नहीं है। ये मामला 2016-2017 से चल रहा है। 2016-2017 से अगर शासन प्रशासन ने या कप्तान ने, डीएम ने अगर संज्ञान लिया होता, अगर पैमाइश करा दी होती, तो आज जो 6 लोगों की जाने गई वो जाने नहीं जाती। ठीक है। अभी देखिए, आपने कहा कप्तान ने या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने पैमाइश करा दी होती तो ये इतना बड़ा खून खराबा नहीं होता।
अब यहाँ बात सरकारों पर आती है, पूर्व में किसकी सरकार रही है? उसके बाद देखिए आस्था जी किसकी सरकार रही आस्था है? जी और आज उसके बाद सरकार ने निर्देश दिया है कि अफसर हीला हवाली ना करें, ऐसे मामलों पर टाल मटोल रवैया नहीं चलेगा, लापरवाही पाई गई तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मनीष शुक्ला जी। देवरिया की दुखद घटना में स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे सहित 5 लोगों की हत्या हुई है। उनके परिवार का एक बच्चा आज भी जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा है। साथ ही साथ एक हमलावर भी मारा गया है। हमलावर 16 लोग गिरफ्तार भी किए गए, जिनकी हिला हवाली से प्रथम दृष्टया लगा है कि इनकी हिला हवाली से ठीक है, ये घटना ने इस विकराल रूप को धारण किया है। जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी समेत ऐसे 15 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक है, लेकिन मनीष जी यहाँ पर बात समाजवादी पार्टी की तरफ से ये रखी गई कि 2016 या 17 तक अधिकारियों ने अगर पैमाइश करा दी गई होती तो ये नौबत नहीं आती। अब इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? मैं कंप्लीट कर लूं। सीओ और एसडीएम सहित 15 लोगों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। देखिए, एक बात सत्य है कि तमाम मुकदमे आज न्यायालयों में लंबित है। 2016 में तो ये मुकदमा गया है, विवाद तो उसके पहले का है। जो हमलावर परिवार था उसने स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के मंद बुद्धि भाई को अपने घर में रखा हुआ था उसके पहले से। अब उसके बीच में न जाके जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दोनों पक्षों को बराबर बताने का प्रयास किया, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीओ की हत्या हुई थी, इन लोगों ने मुआवजा सीओ के परिवार को भी दे दिया था और जो हमलावर यादव परिवार था उसको भी 40 लाख दे दिया था। तो लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो जिसके ऊपर अपराध सिद्ध होगा उसके ऊपर बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो एक बात ये, जो तमाम तरह के नैरेटिव सेट करने के प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता भी, शिवपाल जी का भी बयान आया, जो बयान इनके प्रवक्ता दे रहे हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार नैरेटिव से नहीं चलेगी। हमारी सरकार चलेगी दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। और देवरिया की घटना में ये ओपन केस है कि वहां निर्दोष कौन है, दोषी कौन है, और उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। मुद्दा यही नहीं खत्म हो। इस मुद्दे की जड़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो लगातार ठोक को नीति में विश्वास रखती है, कानून व्यवस्था पर से उनका विश्वास जिस तरह से उठा हुआ, उन्हें लगता है कि तुरंत सजा दो और काम खत्म करो, क्योंकि कानून व्यवस्था तो सजा दे ही नहीं पा रही है ना लोगों को। तो हकीकत ये है कि अगर आप बात करेंगे भू माफियाओं की, अगर बात करेंगे कि जमीन से जुड़े हुए विवादों का, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी क्या एनडीए में विवाद नहीं? सैकड़ों करोड़ों के घोटाले पकड़े गए, पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई जेल की सलाखों के पीछे है? तो ये सरकार एक तरह से सिर्फ बात करने में विश्वास रखती है, काम करने में विश्वास नहीं रखती है। आज उसी नीति को देखते हुए समाज में जो जहर भर गया है, समाज का जो कानून व्यवस्था से जो एक कहते हैं ना विश्वास उठ गया है, उसका ये नतीजा है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इससे सरकार को सीख लेनी चाहिए। और इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि लोगों का विश्वास पैदा हो कि अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो किसी भी परिवार का हिस्सा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी अपने हाथ में किसी तरह की इस तरह की घटनाओं को लेने की कोशिश ना करे। जिस तरह का भीड़ तंत्र समझ में आ रहा है, जिस तरह के भीड़ तंत्र जो हत्याएं कर रहा है, इस देश को उससे बचाने की जरूरत है। इस देश को जहर की राजनीति से बचाने की जरूरत है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ अरविंद जैन जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी। डॉक्टर एमयू दुआ भी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस। अरविंद जैन जी, आज जो कार्रवाई हुई है पुलिस कर्मियों पर हुई है, राजस्व विभाग से जुड़े हुए कर्मचारियों पर हुई है, और जो सख्ती अब मुख्यमंत्री योगी ने की है, आपको लग रहा है उसके बाद से ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद है, जिनमें अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े मर्डर्स, खून खराबे, इस तरह की जघन्य अपराध की घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद जिम्मेदारी तय हो सकेगी, इनमें कुछ कमी आएगी, समय रहते इनका निपटारा हो पाएगा? देखिए, जो दोषी पाया जाए उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसको चाहे सर्विस से पृथक करना हो, सर्विस से पृथक किया जाए। जो लापरवाही अपने कर्तव्यों में बरत रहा है, जो भूमि विवादों को निस्तारण नहीं कर रहा है, जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसकी परिणति ये हुई कि वहां पर 6 हत्याएं हो गई।
मैं जब पुलिस में था तो ये बात हम लोग बार बार कहते थे कि जो पुलिस दिवस में, थाना दिवस में 90% विवाद भूमि संबंधी आते हैं, तो इनका अगर निस्तारण हो जाए और टाइमली हो जाए और पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम्स मौके पे चली जाएं, पैमाइश करें और जो भी विरासत के मैटर हैं, जो भी हैं, उनका सख्ती से निस्तारण कर दें। और अगर फिर भी लोग उसमें जो है वो रोज एक शिकवा शिकायत कर रहे हैं, लड़ने को तैयार हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई 107, 116 में, 116(3) में की जाए। इसके बहुत से तरीके हैं इस प्रकार के अपराधों बिल्कुल, वो विस्तार से आपसे समझेंगे अरविंद जैन जी। डॉक्टर एम दुआ भी हमारे बीच में है, एमयू दुआ साहब, पूर्व IAS अधिकारी हैं। दुआ जी, आपसे यहां समझना चाहेंगे कि अक्सर जब ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, हमने देखा है कि ये दो परिवारों में खूनी संघर्ष की भी वजह बनी है, ऐसी घटनाएं आती रही हैं और देवरिया तो स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा, ये कई जनरेशन आगे भी जाकर उस अपराध को खत्म नहीं कर पाते। मान लीजिए दादा के जमाने में कोई प्रॉपर्टी विवाद था, तो हो सकता है कि वो खूनी संघर्ष आज उनके पोतों के बीच में या किसी दूसरे परिवार, उसकी 3rd जनरेशन में हो रहा हो। तो यहां किसकी लापरवाही है? देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन यहाँ पे प्रशासन को और पदाधिकारियों को पे ठीकरा फोड़ना ये उचित नहीं है और ये एक पारिवारिक कलह का नतीजा है जो कई साल से इलाहाबाद कोर्ट में केस चल रहा था। दोनों पक्ष को चाहिए था कि कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का आदेश आने तक रुकना था, लेकिन इन्होंने जनाक्रोश में एक दूसरे के बदले की भावना में ये जो हरकतें कर करके और इसको जो है सांप्रदायिकता को नाम देना, ये राजनीतिक का या जनता के बीच में गलत मैसेज देना, ये उचित नहीं है। लेकिन डॉक्टर दुआ, एक बात है कि जमीन विवाद कोई भी होता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? पुलिस को, लेखपाल को या तहसीलदार को? अब किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी ना। इसी में सभी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार जब कोर्ट में मैटर होता है तो कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं और वहां से जो आदेश होता उसके आधार पे प्रशासन उस पे एक्शन लेती है। यहाँ पे जो आपस में मिलते थे, रहते थे, एक पे अटैक किया, दूसरे ने उसके बदले की भावना जाकर करके घर के घर 5 लोगों को उड़ा दिया गया, तो ये जो है नैतिकता नहीं कहती है और ये इसका जो है भर्त्सना होनी चाहिए और इसका मैं भी जो है निंदा करता हूँ। लेकिन इस केस में तो यही कहा गया ना कि 2016-17 में अगर अधिकारियों ने पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कर दी गई होती तो आज ये खूनी संघर्ष नहीं होता। कई बार देखिए, मैं आपको ये बता दूं, कई बार प्रशासन जो है, जो पैमाइश करने वाले हैं, जो पदाधिकारी हैं, जब वो देखते हैं कि मैटर कोर्ट में गया है तो सब्जेक्ट टू कोर्ट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि कोर्ट जो डिसीजन देगी, जो हमारे पास आदेश आएगा, हम उस पर जो है अमल करेंगे। और उसके बीच में अगर पार्टी और दोनों पार्टी आपस में लड़ती है तो ये जो है आपसी तालमेल उनकी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये खून खराबा ये ठीक नहीं है जो इन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी विवाद में जो खूनी संघर्ष या अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इस चर्चा से ऐसे लग रहा है कि एक विभाग दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है, दूसरा विभाग तीसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है। और सबसे सवाल पूछेंगे तो ये भी आ जाएगा कि दोनों पार्टियों को आपसी सहमति बनानी चाहिए कि खून ना करे एक दूसरे का, और इसको लोग जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं ये उचित नहीं है। ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये पारिवारिक और जो है आपस में रहने वाले लोग थे जिन्होंने जो है। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको केवल एक प्रशासनिक लापरवाही, एक प्रक्रिया का समय से पूरा हो जाना रोक सकता था। लेकिन आज देखिए कितनी जानें चली गई, इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है। आप कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए। ठीक है, दीपक रंजन जी हमारे साथ हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था। दीपक रंजन जी, आपने कहा कि अधिकारी अगर 2016-17 से पहले पैमाइश कर देते, बात सिर्फ यहां मैं एक देवरिया केस की नहीं कर रही हूं, बात मैं कर रही हूं ऐसे न जाने कितने प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जहां पर जुडिशियल प्रक्रियाओं पर भी सरकारों ने कभी ध्यान दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे मामले नतीजे पे पहुंचे। मेरी आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई आस्था जी। मैंने 2016-17 से पहले की मैंने बात ही नहीं की, आपको शायद सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ। ये मामला जो है वो
जो इनके साधु, जो इनके भाई हैं सत्य प्रकाश दुबे जी जिनकी हत्या हुई, या प्रेमचंद यादव जी, ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद ये मामला डीएम से लेकर के, कमिश्नर से लेकर के, तहसील से लेकर के थाने तक ये लोग ने गुहार लगाई और पैमाइश करने की गुहार ये लोग लगातार लगा रहे थे। और किस तरीके से प्रेमचंद यादव को बुला करके और उसके साथ पीछे से प्रहार करके और उसके बाद मॉब लिंचिंग पूरी मैंने 2017 से पहले मामला ही नहीं था, ये मामला ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आया है। मैंने अपने सवाल में ये भी बोला कि मैं यहाँ सिर्फ देवरिया के केस की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो एक ओवरऑल बहुत बड़ा इशू है क्योंकि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स भरे पड़े हैं, अपराध होते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम पर इसको अगर अधिकारी डाल के बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल प्रक्रिया का हवाला देकर अगर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि जी कोर्ट ने ही कुछ ऑर्डर नहीं दिया तो हम आगे क्या ही कार्रवाई करते, क्योंकि ऐसे मैटर कोर्ट में चले जाते हैं फौरन, तो सरकारों ने कितना सोचा इसको सिंप्लीफाई करने की कभी कोशिश की? आस्था जी, हम अरे बात तो आ जाने दीजिए। आस्था जी, मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, ये बताएं आईजीआरएस से कितने मामले लंबित हैं? उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस से कितने मामले लंबित हैं? जानकारी देना चाहेंगे आपके सम्मानित चैनल पे? आईजीआरएस के लाखों मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं और जो मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, उनके जनता दरबार में आईजीआरएस के भूमि विवाद को लेकर के थाने और रेवेन्यू के मामले आते हैं। इसमें रोज हजारों की संख्या में मामले आते हैं। कितने मामलों का निपटारा हुआ? अभी देवरिया का मामला ठंडा नहीं पड़ा, उसके बाद बस्ती में एक विकलांग कन्या के साथ जो है उसको मार करके लहूलुहान कर दिया गया, लाठी और डंडे चले वहां पे जमीन विवाद में। कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या हो गई। देखिए 2017 के बाद से लगातार भूमाफियाओं के ऊपर जितने गैर सरकारी सरकारी जमीन पर कब्जा किया उस पर कार्रवाई निश्चित की गई है और मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में भी पटल लगाकर उस पर प्रभावी कार्रवाई हो इसके लिए काम कर रही है हमारी सरकार। हाँ, पूर्व में जरूर इस तरह के लिए लापरवाह मुख्यमंत्री लोग इसके लिए लापरवाह रहते थे, इसको अपना काम नहीं समझते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि अगर जिले में कोई निपटारा नहीं होता है तो सीधे मुख्यमंत्री को अगर बीच में मत बोलिए, इस तरह से डिबेट नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पटल लगाया है और उस पर इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो हमलावर परिवार था ये पहले सामान्य परिवार था। जब समाजवादी पार्टी का वो नेता बना, जिला पंचायत सदस्य बना, तो उसके बारे में प्रचलित है कि इस तरह की भूमि पर वो कब्जा किया करता था, उसके अंदर ये दबंगई थी और प्रायः जो रिपोर्ट है कि प्रायः उस परिवार को जाके धमकाता था। उस दिन भी इसी बीच विवाद हुआ था और 5 लोग उस परिवार के मारे गए। एक बच्चा अभी भी मौत और जीवन के संघर्ष में पड़ा हुआ है। एक बात देखिए, मैं क्लियर एंड लाउड आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि नैरेटिव सेट करना बंद करना चाहिए। अपराधी को अपराधी कहने की ताकत रखनी चाहिए। अगर राजनीति में वोट बैंक के लिए अपराधी को अपराधी करने से डरेंगे राजनीतिक लोग, तो ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई बचेगा नहीं। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, एक व्यक्ति को उसको कानून के संरक्षण में जाना पड़ेगा। आस्था जी, बोलिए। आस्था जी, मेरी बात आ जाने दीजिए। बोलिए। आस्था जी, बात क्या आएगी? आपके सरकार में कितने मामले लंबित हैं और अगर वो दबंग था तो अकेले भी दबंग दिखाने गया था। वो अगर वो दबंग था तो अकेले भी हमला किया था, समाजवादी पार्टी का नेता था, ये बात कहने में क्यों दिखाने गया था? आज जो जमीन की पैमाइश हो रही है, अगर ये जमीन की पैमाइश पहले हो गई होती, इनके देवरिया में अगर आप वहाँ की जो लोकल समाचार पत्र है अगर उसकी रिपोर्ट को उठाकर पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, सरकार ध्यान में आ जाएगा कि इस तरीके से उस परिवार की दबंगई थी आसपास के विधायक ने आस्था जी आरोप लगाने का काम किया। उसके पास साइकिल का अपने समय पर अपनी बात रखिए, आपस में मत उलझिए, अपने अपने समय पर अपनी बात रखिए। दीपक जी, ये तो समय लोकल समाचार पत्रों में छपा है, कौन किस पृष्ठभूमि का था, किसकी छवि क्या थी? ठीक है दीपक रंजन जी, आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं इस पर जवाब देने से। नहीं देखिए, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा जवाब आने दीजिए, लेकिन अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बीच में टोका टाकी ना करेंगे। अगर वो दबंग था तो अपनी दबंगी अकेले थी। हमलावर समाजवादी पार्टी का उनकी बात आरोप लगाने का भाई, हाँ या अरे नहीं तो बोले। सुनने की हमलावर
समाजवादी पार्टी का बागी नहीं आप था। बोलो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और बीच में बोलोगे तो मैं टोका ठीक है मनीष जी, बोल पाओगे। बात सुन लीजिए एक बार। तो है नहीं आज बोलिए लंबित है। अरे भाई एक सिंपल आप खारिज कर रहे हैं कि वो दबंग नहीं था। दीपक जी आप खारिज कर रहे हैं कि वो दबंग नहीं था, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को। अगर वो दबंग था तो अकेले अपनी दबंगई दिखाने गया था, वो अकेले अपनी दबंगई दिखाने गया था। देखिए मैं ना इस परिवार के साथ हूं ना मैं उस परिवार के साथ हूं। जो दोषी है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ऐसी नजीर पेश हो कि इस तरह की कोई वारदात आगे ना हो। भाषा से तो समझ में आ रहा है कौन किसके तभी साथ आपके विधायक वहां पे आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन, तभी अरे बीच में आप बोलोगे तो मैं क्यों बोलने दूंगा। अच्छा ठीक है, देखिए सियासत शुरू नहीं होनी चाहिए, सियासत शुरू नहीं होनी चाहिए, बात आरोप प्रत्यारोप में ही घूमते नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, अपराध होगा, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। शासन प्रशासन पे आरोप लगाने के मनीष जी, दीपक जी, आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं, आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे अरविंद जैन जी का, पूर्व डीजीपी। अरविंद जी, प्रशासनिक अधिकारी, उनका यह तर्क है कि मामला जब कोर्ट में चला जाता है फौरन, तो जब आदेश नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब सालों साल ये मामले चलते हैं जो किसी ना किसी दिन अपराध की वजह बन जाते हैं। पुलिस का क्या तर्क है ये भी बता दीजिए। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उनके समक्ष ये पॉइंट बहुत से अधिकारियों ने, जिसमें मैं भी सम्मिलित था, रखा था कि भूमि विवाद जो है सालों साल खिंचते रहते हैं। उन्होंने ऑर्डर किया था, जो आज योगी जी ने ऑर्डर किया है, सिमिलर ऑर्डर्स उन्होंने किए थे, और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि जो आए दिन गांव में फौजदारियां होती थी, अगर कहीं पे कोई तनाव है तो बीट का कांस्टेबल है, बीट का सब इंस्पेक्टर है, उसका फर्ज बनता है कि वो बीट लिखाए, थाने पे सूचना दे, एसएचओ जो है वो तहसील के साथ मिलकर पैमाइश कराए कि अगर कोई किसी ने किसी पे जबरन कब्जा कर रखा है। ये देखिए बहुत से प्रकरण ऐसे हैं। लेकिन सवाल यही आ जाता है ना सर कि इसका जिम्मेदार कौन है, पुलिस, लेखपाल या तहसीलदार? जमीनी विवाद में जिम्मेदार सभी की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी बनती है, डीएमएसपी से लेकर सबकी, कि कोई इस प्रकार की घटना जो बड़े हत्याकांड हैं वो ना होने दे। सबकी जानकारी में रहता है कि इस गांव में ये विवाद बहुत पनप रहा है, ये विवाद बहुत तूल पकड़ रहा है, असलहों के लाइसेंस कैंसिल कराए जाते हैं, सस्पेंड कराए जाते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाती हैं, घरों की तलाशियां ली जाती हैं, उनके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आके तो नहीं रुके हुए हैं, इसको देखा जाता है। बहुत सी ऐसे हैं, मैं उसको दर्जनों आपको इंस्टेंसेस गिना सकता हूं, जो कि लोकल पुलिस को और तहसील को और जिला प्रशासन को मिलकर एक्शन लेना चाहिए, और अगर इस प्रकार के एक्शन लेते रहें तो घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, डॉक्टर एमयू दुआ, ऐसे मामले जब प्रशासन के संज्ञान में आते हैं तो त्वरित कार्रवाई से प्रशासन बचता क्यों? नहीं, त्वरित प्रशासन को फौरन एक्शन लेना चाहिए, और जो लोकल अथॉरिटी हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। जहां तक जुडिशियल की बात उठ रही है तो जुडिशियल को भी ज्यादा जो है जो लिंगर ऑन किया जाता है वो इस ऐसी हालत में नहीं की जाए जहां लोग गरीब गुरबा लोग हैं जो अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, जहां पे जनाक्रोश आ रहा हो, जहां पे नफरत फैल रहा हो, वहां पे जो है तत्काल उनकी जो है सुनवाई होनी चाहिए, और खास करके जो लोकल अथॉरिटी है वो उसकी संज्ञान ले। लेकिन हमारे के यहाँ भारत के अंदर क्या हो रहा है कि आज कोर्ट के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और इस तरह का ये जो दादागिरी होता है, ये भू माफिया लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक से प्रेरित होते हैं, और राजनीतिक लोग इस तरह की खून खराबा करा करके और ये सांप्रदायिकता ठीक है, आपका यही सवाल मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास ले चलती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से ये बिंदु आया है कि ये जो भूमाफिया हैं, ये जो बड़े जमीनी विवाद या इन सब चक्करों में जो दबंग रहते हैं, जमीन कब्जाने के जो मामले आते हैं, उनमें राजनीतिक संरक्षण होता है, और सियासी पार्टियों से ही कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होता है, इसीलिए इन बातों का कोई त्वरित सॉल्यूशन निकलता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अगर सरकार है तो वो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस सरकार के चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है, और ये बिल्कुल असमर्थ है पूरी तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं कि भाई हमने तो सारे जितने माफिया हैं छोड़ के चले गए, भाग गए जेल के, ये तो सवालिया निशान है। ये तो खुद बैठकर आज पूरे चैनल के सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सब यही सवालिया निशान लगा रहे हैं कि कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है आपका सिस्टम।
और आपने जो एक भीड़ तंत्र का हत्या जो ये सब कुछ चलन आ गया है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो अपने आप में दूसरा सवाल या निशान है। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, लास्ट 10 सेकंड मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद सभी प्रकार के गंभीर अपराधों में कमी हुई है। देवरिया में घटना घटी है देवरिया में, और उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बनेगी, जो हमलावर परिवार है उसमें से गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारी हुई है, उनको उन आरोपित को न्यायालय के परिधि में ले जाकर दंड मिले, इसके लिए भी हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश अभियोजन के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में सर्वोच्च स्थान पे है। 60% समय खत्म हो रहा है मेरे पास। डिबेट मुझे यही क्लोज करनी होगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो जाते जाते मनीष जी, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो उसको भी सुनिश्चित करेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। 15 अफसरों पर गाज गिरी है देवरिया मामले में, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामले जहां पे भू माफिया इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स है, खनन माफिया इन्वॉल्व हैं, उन पर फौरन कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की जाए, वरना लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही सिद्ध होती है तो सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें, कोई रियायत नहीं है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।